Welcome students, welcome to the this वीडियो। इस वीडियो में हमने क्लास 8 एनसीईआरटी के साइंस के चैप्टर 1 को दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को पूरा कंप्लीटली जो है हमने डिस्कस किया है। इसमें हमने पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ढंग से देखिएगा, जिससे कि आपको जो है अगर कोई भी क्वेश्चन चैप्टर के बीच से भी आ जाए तो उसको आप जो है अच्छी तरह आंसर कर पाए। और इसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो इसमें चैप्टर में जो कंटेंट्स हैं दैट इज इंट्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, बेसिक प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, preparation of soil and usage of agricultural implements, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protection from weeds, harvesting, storage, foods from animals। और अगर और भी कोई टॉपिक आप चाहते हैं तो उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलें आगे बढ़े। इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन टू क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो जो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, यानी बहुत ही ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन को, लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए इट हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल। फूड को भाई काफ़ी ज़्यादा स्केल में, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एंड इट्स रेगुलर प्रोडक्शन, और उसको रेगुलरली प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि वो खाना तो रोज़ खाते हैं आदमी, उसको ज़्यादा स्केल में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मतलब लार्ज स्केल में, क्वांटिटी में, और रेगुलरली करना पड़ेगा, और उसका मैनेजमेंट भी प्रॉपर करना पड़ेगा, ठीक है। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कि सब लोगों को आराम से मिल जाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर करना पड़ेगा। तो ये सब जो है क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में चीज़ें आती है। तो टिल 10,000 BCE, 10,000 BCE तक पीपल्स वेर नोमैडिक, जो पीपल थे, लोग थे, वो नोमैडिक यानी खानाबदोश थे। दे वेर वेंडरिंग इन ग्रुप्स, यानी वो ग्रुप्स में इधर से उधर घूमते रहते थे, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह में ग्रुप्स में वो घूमते रहते थे। इन सर्च ऑफ, किसकी तलाश में, किसी की तलाश में, किसकी, फूड की और शेल्टर की, मतलब रहने के लिए घर और खाने की तलाश में वो इधर से उधर, प्लेस टू प्लेस, जगह से जगह घूमते रहते थे। और दे एट, यानी वो क्या खाते थे, दे एट रॉ फ्रूट्स, यानी कच्चे फ्रूट्स, रॉ फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे, और एनिमल्स को हंट करते थे फूड के लिए, ठीक है। और रहते कहाँ थे, वो केव्स में रहते थे, है ना, गुफाओं में। फिर लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड, धीरे धीरे उनको कल्टीवेशन ऑफ लैंड, ठीक है, आने लग गया, यानी क्रॉप प्रोडक्शन धीरे धीरे वो सीख गए। अब इसके बाद उन्होंने राइस, वीट और अदर क्रॉप्स, अलग अलग फसलें उन्होंने प्रोड्यूस की, पैदा की। धीरे धीरे इस प्रकार से एग्रीकल्चर जो है पैदा हुआ, यानी एग्रीकल्चर बॉर्न हुआ, ठीक है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। अब चले आगे बढ़े। 1.1 दैट इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो क्या क्या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, इसमें 1.1 में हम पढ़ेंगे। तो when plants of the same kind are cultivated at one place, जब सेम काइंड के प्लांट्स, मतलब सेम प्रकार के प्लांट्स जो है उनको कल्टीवेट यानी पैदा किया जाता है एक ही प्लेस में, लार्ज स्केल में, ऑन ए लार्ज स्केल, तो उसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज क्रॉप्स, उसको फसल यानी क्रॉप कहते हैं, ठीक है। तो क्रॉप मतलब आपको समझ में आ गया व्हाट इज क्रॉप। क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, क्रॉप्स जो है अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ठीक है। अब क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड, अब ये जो क्रॉप्स हैं इसको क्लासिफाई मतलब उसको अलग अलग कर सकते हैं, बेस्ड ऑन किसके बेस में, सीजन्स इन विच दे ग्रो, अलग अलग सीजन्स के हिसाब से हम क्रॉप्स को अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि जो खरीफ क्रॉप्स है, फर्स्ट हमने क्लासिफाई खरीफ क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, वह क्रॉप जो कि बोई और पैदा की जाती है रेनी सीजन में इंडिया में। तो ऐसी क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन्स में यानी सो की जाती है, ठीक है, और या ग्रो की जाती है, उनको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। इसके रेनी सीजन कब होता है इंडिया में, जून से लेकर सितंबर में, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कोकोनट, ये सारे जो है खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। अब रबी क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन, जो कि विंटर सीजन में इंडिया में ग्रो की जाती है। विंटर सीजन कब से कब तक होता है, अक्टूबर से मार्च तक। ऐसी क्रॉप्स जो कि अक्टूबर से मार्च तक इंडिया में विंटर सीजन में ग्रो की जाती है, उनको रबी क्रॉप्स कहते हैं,
ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या है, लाइक वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिंसीड, ये सारे इसके एग्जांपल है, ठीक है, रबी क्रॉप्स के। इसके बाद जो तीसरा जो है क्लासिफिकेशन, दैट इज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। तो पल्सेस एंड वेजिटेबल्स कब ग्रो की जाती है इंडिया में? समर सीजन्स, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सीजन्स के हिसाब से अपने क्रॉप्स को क्लासीफाई कर दिया, और हमें ये भी पता चल गया कि क्रॉप्स क्या होती है। और इंट्रोडक्शन में हमें देख लिया था कि क्रॉप्स या एग्रीकल्चर का कैसे हमारा जो है उसका स्टार्ट हुई थी, है ना, कैसे हमारा बॉर्न हुआ था एग्रीकल्चर, पहले लोग कैसे खाना बदोश थे, वो सब हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नोट, इसमें एक नोट है। नोट क्या है कि जो पैडी क्रॉप है, जो पैडी है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। पैडी है ना, इसमें क्योंकि रेनी सीजन में होता है, रेनी सीजन में वही होंगी ग्रो होंगी जिनको ज़्यादा पानी की जरूरत होगी, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, सो इट इज ग्रोन इन रेनी सीजन, इसलिए उसको रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है, ठीक है। अब चले जी 1.2 की तरफ चलते हैं, दैट इज बेसिक प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। यानी क्रॉप प्रोडक्शन में होने की, क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या हमें बेसिक कार्य या क्या एक्टिविटीज या क्या हमें प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है, दैट हमने इस 1.2 में डिस्कस किया है। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, यानी क्रॉप की पैदावार के लिए, इट इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज। क्रॉप को पैदा करने के लिए, यानी कल्टीवेशन प्रोसेस के लिए, इट इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है, दैट आर कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। उनको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहते हैं। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती है? जो भी एक्टिविटीज़ क्रॉप की पैदावार के लिए होती हैं, उनको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं, ठीक है। दीज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर अंडरटेकन बाय फार्मर्स। अब ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कौन करेगा? फार्मर्स करेंगे, किसान करेंगे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब एक दिन में तो करेंगे नहीं, 3 से 4 महीने, 5 महीने, जितने भी लगते हैं उनको, 3-4 महीने उसके वो इतने वो करते रहेंगे। तब ये जो एग्रीकल्चर डिफरेंट प्रैक्टिसेस या एक्टिविटीज़ क्या क्या करते हैं किसान? सबसे पहले सॉइल का प्रिपरेशन, यानी मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं, फिर सोइंग करते हैं, बीजों को बो करते हैं, फिर एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर, उसमें इंपॉर्टेंट मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं, फिर इरिगेशन, सिंचाई करते हैं, फिर इसका प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो हो जाते हैं, है ना, हमारे क्रॉप के साथ, उनको हटाते हैं, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीट करते हैं, फिर हार्वेस्टिंग मतलब काटते हैं, कटिंग करते हैं, और फिर इसका स्टोरेज, तो हमारे ग्रेन्स कट जाते हैं, उसका स्टोर करते हैं। तो ये सारे जो है डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे फार्मर्स करते हैं, ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये हमारे जो है बेसिक प्रैक्टिसेस खत्म हुआ। अब इसके बाद हम आते हैं प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 1.3 की तरफ, दैट इज प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल का प्रेपरेशन, ठीक है। तो ये सारी जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है जो फार्मर्स करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस क्रॉप्स, ठीक है। तो जो सॉइल के प्रेपरेशन जो है, मतलब सॉइल की तैयारी जो है, उसका सबसे प्राइमरी स्टेप है, इट इज द प्राइमरी स्टेप इन क्रॉप कल्टीवेशन इज लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। यानी क्रॉप कल्टीवेशन मतलब पौधों को पैदा करने का, क्रॉप्स को पैदा करने, कल्टीवेट करने के लिए जो पहला स्टेप है, प्राइमरी स्टेप है, दैट इज लूजनिंग, सॉइल को लूज करना और उसको टर्न करना, मतलब ऊपर नीचे उसको टर्न करना, ठीक है, लूजन करना और टर्न करना, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है सॉइल की प्रिपरेशन जो है इसमें क्रॉप कल्टीवेशन में, ठीक है। तो ये जो लूजनिंग और टर्निंग जो है किसकी मदद से होती है, कैसे होती है? दैट इज टिलिंग एंड प्लोइंग। ये टिलिंग एंड प्लोइंग के थ्रू जो है लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल होती है, ठीक है। और ये किस हेडिंग के अंदर है? दैट इज सॉइल प्रिपरेशन। अब ये पर्पस क्या टिलिंग और प्लोइंग का? टिलिंग और प्लोइंग क्या करती है? ये सॉइल को लूजन और टर्न करती है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन टूल्स, जो कि जैसे कि आयरन प्लो, आयरन और वुडन प्लोस, मतलब हल जो कहते हैं, प्लोस मतलब हल। तो आयरन और एंड वुडन प्लोस की मदद से टिलिंग और प्लोइंग जो है सॉइल को लूजन और टर्न कर देती, ठीक है। अब इसमें क्या, इससे फायदा क्या है इसका? दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है टिलिंग और प्लोइंग है, दिस प्रोसेस एरेट्स द सॉइल। इससे जो है सॉइल में हवा डीपली अंदर तक चली जाती है, ठीक है। और दूसरा फायदा क्या है? ऑल्सो इट अलाउज रूट्स टू पेनिट्रेट डीपली एंड एक्सेस ऑक्सीजन। और रूट्स भी आपको पता है सॉइल के अंदर जाती है, तो आराम से डीपली रूट्स जो है सॉइल के अंदर आराम से जा पाती है, जिससे कि उसको पेड़ को खड़े होने में या पौधों को क्रॉप्स खड़े होने में अच्छा सपोर्ट मिले। और ऑक्सीजन भी एक्सेस मिल जाती है, क्योंकि जब सॉइल लूजन और टर्न हुई तो उसमें ऑक्सीजन भी, एयर गैप्स बन गए तो उसमें ऑक्सीजन घुस गई, ठीक है। तो इससे फायदा क्या हुआ? इट इज क्रूशियल फॉर रेस्पिरेशन
इवन एंड ग्रेटर डेप्थ, क्योंकि रूट्स अब आपकी जो है डेप्थ तक चली जाएगी तो वहाँ पे रेस्पिरेशन मुश्किल हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन ना पहुँच पाए तो रेस्पिरेशन ईजी हो जाए ग्रेटर डेप्थ में भी, इसलिए ये किया जाता है। ठीक है, दैट इज द पर्पज ऑफ टिल्लिंग एंड प्लोइंग। ठीक है, अच्छा अब सेकंड इसमें जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमें पता है कि सॉइल में कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, उनका क्या रोल है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल क्या है। ठीक है, अब जैसे ये जो लूजन सॉइल, आपने लूजन और जो टर्न सॉइल है, ये हेल्प करती है, इट हेल्प्स इन ग्रोथ और एंड प्रोमोट्स द एक्टिविटीज ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स। यानी ये जो अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी ग्रोथ को और उनकी एक्टिविटी को प्रमोट करती है। ठीक है, उनको एनहेंस करती है। ठीक है, जो भी वो काम करते हैं उसको एनहेंस करती है। बेसिकली उनका काम क्या होता है, हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो सॉइल में होते हैं, उनका काम है दीज ऑर्गेनिजम्स एनहेंस इन सॉइल स्ट्रक्चर। ये सॉइल के स्ट्रक्चर को एनहेंस करते हैं, मतलब इम्प्रूव करते हैं और ठीक करते हैं, फर्दर ब्रेकिंग इट डाउन, और उसको ब्रेक डाउन करते हैं, एनरिचिंग इट विद ह्यूमस। और ह्यूमस जो है सॉइल में, जो ह्यूमस कंटेंट है उसको वो एनरिच कर देते हैं। ठीक है, जिससे न्यूट्रिएंट साइकिल फैसिलिटेट होती है थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कैसे होती है एनहेंस? ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से। अब ये ऑर्गेनिक मैटर क्या हुआ, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर द ऑर्गेनिक मैटर। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, ये क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि ऑर्गेनिक मैटर है उनको डिकम्पोज कर देते हैं, यानी ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, अब ब्रेक डाउन कर देते हैं, न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, अब वो न्यूट्रिएंट्स से वापस उसको सॉइल में देते हैं, इससे वो आपकी जो सॉइल है उसको एनरिच कर देते हैं ह्यूमस से। ठीक है, और सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर देते हैं। तो इसमें रोल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स को मैनेजमेंट कैसे होता है, जो टॉप सॉइल रिच इन मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। अब क्योंकि डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है टॉप सॉइल में करते हैं, तो टॉप सॉइल ही रिच होती है, और माइक्रोऑर्गेनिज्म भी टॉप सॉइल में होते हैं, तो दैट इज रिच इन मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स में वो रिच होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें होते हैं। इज़ वाइटल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं, ये भाई प्लांट की ग्रोथ के लिए वाइटल होते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो टिलिंग जो है ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच डीपर सॉइल लेयर्स टू द सरफेस। अब क्या है, जैसे डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स है, आपको पता है जैसे समय के साथ साथ वो धीरे धीरे नीचे दब जाते हैं। ठीक है, अब वो न्यूट्रिएंट्स जो है धीरे धीरे उनके साथ जो है सॉइल की लेयर भी नीचे चली जाती है। अब टिलिंग जैसे क्या, टिलिंग में क्या होता था, लूजनिंग और टर्निंग होती थी सॉइल की, तो नीचे वाली सॉइल ऊपर आ जाती थी। तो डीपर लेयर ऑफ सॉइल जो है, ये भी जो है जो न्यूट्रिएंट रिच होती है थोड़ी सी, वो भी सरफेस में आ जाती है। ठीक है, और टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो वो तो रिप्लेनिश हो ही रही है न्यूट्रिएंट से, क्योंकि टॉप लेयर में तो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स है ही, उसमें न्यूट्रिएंट्स आ ही रहे हैं। तो टिलिंग ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच डीपर सॉइल लेयर्स टू द सरफेस। और डीपर जो न्यूट्रिएंट सॉइल लेयर है जो कि न्यूट्रिएंट रिच है, उसको सरफेस में ले आती है। रेप्लेनिशिंग मतलब वापस रिफिल कर देती है टॉप सॉइल को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट से। ठीक है, एंड मेकिंग न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट। अब जो है ये जो न्यूट्रिएंट्स है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, है ना। और जो डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स है, ये जो है जो नए प्लांट्स एंड एनिमल्स जो डिकम्पोज हुए हैं, ठीक है, जो पुराने दब गए वो तो नीचे जाते हैं, टिलिंग से ऊपर आ गए, और जो नए जो रिसेंटली डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एनिमल्स है, वो भी जो है रिलीज करते हैं न्यूट्रिएंट्स सॉइल में। तो उससे भी उनको सॉइल टॉप लेयर ऑफ सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इज डन। चलिए आपको समझ में होगा, आगे बढ़े। अब जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, इसमें प्रोसेस स्टेप्स क्या है, क्या क्या सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है। अब ड्राई सॉइल में रिक्वायर वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। हल चलाने से पहले, क्योंकि मिट्टी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, हल चलाना मुश्किल होता है, प्लोइंग करनी मुश्किल होती है, सॉइल बिल्कुल ड्राई होती है, तो इसलिए उसको थोड़ी सी वाटरिंग, पानी देना पड़ता है, जैसे कि सॉइल थोड़ी इजीली फ्लोज में चल जाए। दैट इज कॉल्ड एज प्रिपरेशन। अब इसका जैसे आपने हल चला दिया, आपने जो है लूजन कर दिया, टर्न कर दिया, तो उसमें लार्ज सॉइल क्रम्स रह जाते हैं, जिसको क्रम्स कहते हैं, यानी मिट्टी के ढेले रह जाते हैं। ठीक है, लूजनिंग और टर्निंग के बाद उसमें जो है कुछ लार्ज सॉइल क्लम्स, यानी मिट्टी के ढेले या ढेर जो है थोड़े से रह जाते हैं पोस्ट फ्लोइंग, फ्लो करने के बाद। दे आर टू बी ब्रोकन, उनको जो है ब्रेक करना की जरूरत होती है, जिससे कि हमारा जो है
सॉइल का टेक्सचर बिल्कुल यूनिफॉर्म हो, ये नहीं कि मिट्टी के ढेले कई कई जगह पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम होगी, ठीक है, हमारा जो क्रॉप ढंग से ग्रो नहीं हो पाएगी। तो उसको आपको यूनिफॉर्म जो है टेक्सचर करना पड़ता है सॉइल का, ठीक है, जो भी मिट्टी के जो बड़े बड़े क्रम्स होते हैं, है ना, उसको जो है ब्रेक करना जरूरी होता है। इसके बाद अब उनका आपने ब्रेक कर दिया, उसके जो तीसरा प्रोसेस है दैट इज लेवलिंग, ठीक है, ये सॉइल का जो है स्टेप्स है, जो कि प्रोसेस स्टेप्स है। लेवलिंग में क्या होता है, लेवलर होता है, लेवलर क्या करता है, एक टूल है जो कि स्मूथ फील्ड को स्मूथन कर देता है, मतलब लेवल कर देता है, बराबर कर देता है। इससे फायदा क्या होता है, इससे आपकी जो सोइंग है वो ऊपर नीचे होगा तो आपकी सोइंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी ना, मशीन के थ्रू या मैनुअली भी, ठीक है, मतलब बीज का बोना भी आसान होता है और इरिगेशन है, सिंचाई यानी पानी देना भी आसान हो जाता है। अब सॉइल की प्रिपरेशन में और हम सॉइल में क्या क्या एडिशनल प्रैक्टिसेस करते हैं, दैट इज मैन्योर मिक्सिंग, यानी मैन्योर को मिक्स करना। अब ये मैन्योर मिक्सिंग मतलब खाद डालना, है ना, सॉइल में, जिससे कि आपकी क्रॉप जो है अच्छी प्रोडक्टिविटी उसकी इम्प्रूव हो। अब ये कब एडेड बिफोर टिलिंग, ये टिलिंग के पहले किया जाता है। जनरली जो मैन्योर एडिंग जो है ये टिलिंग के पहले किया जाता है टू एंश्योर इवन डिस्ट्रीब्यूशन इन द सॉइल, जिससे कि हमारी जो सॉइल है उसमें बराबर, बिल्कुल बराबर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट बराबर हो, इसलिए ये टिलिंग से पहले किया जाता है, ठीक है। इसके बाद मॉइस्चनिंग, तो दूसरा है एडिशनल फैक्टर दैट इज मॉइस्चनिंग। सॉइल को डैम्पन किया जाता है, यानी सॉइल को पानी से थोड़ा भर दिया जाता है प्रायर टू सोइंग, मतलब बीज बोने से पहले, टू सपोर्ट सीड जर्मिनेशन, मतलब सीड के जर्मिनेशन के लिए सॉइल को डैम्पन किया जाता है, ठीक है, क्योंकि सीड जर्मिनेशन जो है मॉइस्ट कंडीशन में अच्छा होता है, तो इसलिए सॉइल को डैम्पन कर दिया जाता है, मतलब पानी से काफी लबालब कर दिया जाता है, थोड़ा भर दिया जाता है सीड को बोने से पहले, ठीक है। सो दीज आर द एडिशनल प्रैक्टिसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। अब चलिए आगे आगे चलते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो इसी टॉपिक में 1.3 में एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स मतलब जो भी एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर के लिए आने वाले जो औजार है उसके बारे में इसमें बताया गया है। बिफोर सोइंग द सीड्स, यानी सीड्स को बोने से पहले, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड। ये बहुत जरूरी होता है कि जो मिट्टी के ढेले हैं, सॉइल क्लम्स है या क्रम्स है, उसको ब्रेक कर दिया जाए, जैसे कि हमारी प्रोडक्टिविटी मतलब यील्ड, जो क्रॉप जो है हमें अधिक मात्रा में मिले। अब ये कैसे किया जाता है, दिस इज डन विद, ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टूल्स, कुछ सर्टेन औजारों से, टूल से किया जाता है, जैसे कि प्लो से, हो से और कल्टीवेटर से। तो ये सारे जो है जो टूल्स हैं जो कि हमें सॉइल प्रिपरेशन में या क्रॉप कल्टीवेशन में काम आते हैं, दैट आर कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो इसी में एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब हम पढ़ते हैं प्लो के बारे में, ठीक है। अब प्लो क्या चीज़ है, प्लो, प्लो यानी हल, तो ये एक एंशियंट टूल है, ठीक है, यूज्ड फॉर टिलिंग, टिलिंग के लिए, फर्टिलाइजिंग के लिए, वीडिंग के लिए और टर्निंग ऑफ सॉइल के लिए ये एक एंशियंट टूल है जिसको कहते हैं प्लो। अब इसका डिजाइन मतलब किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ वुड विद ए ट्रायंगुलर आयरन प्लोशेयर, ये लकड़ी का बना होता है और इसमें ट्रायंगुलर लोहे का प्लोशेयर होता है फॉर कटिंग सॉइल, सॉइल को कट करने के लिए, और एक लॉन्ग वुडन हैंड प्लो शाफ्ट होता है जिसको हैंडल कहते हैं, ठीक है, लॉन्ग वुडन प्लो शाफ्ट होता है, हैंडल एट वन एंड एंड बीम अटैच टू द एनिमल्स नेक, और एक बीम अटैच होती है एनिमल्स नेक में, हैंडल एक बंडल। उसका ऑपरेशन मतलब उसको करते यूज कैसे करते हैं, ये जो है बुल्स या हॉर्सेज या कैमल से जो है चलते हैं, मतलब इसको जो चलाता है, मतलब लोग को यूज करने के लिए, इट इज ड्रॉन बाय, मतलब खींचने के लिए या तो बुल्स, बैल या हॉर्सेज या कैमल यूज होते हैं, और ऑपरेटेड बाय पर्सन, इसको हेल्प करता है एनिमल्स को चला करने में, वो एक आदमी करता है और पैर ऑफ जिन दो एनिमल्स करते हैं, ठीक है। अब मॉडर्न शिफ्ट, मॉडर्न शिफ्ट मतलब जो नया दौर है उसमें क्या यूज हो रहा है, जनरली ये जो प्लोज है, हल जो है, दे आर रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लोज टुडे। ये लोहे के, पहले लकड़ी के प्लोज होते थे, अब ये आयरन के प्लोज जो है आजकल यूज हो रहे हैं, ठीक है, आयरन प्लोज, ठीक है। चले आगे बढ़े। अब आपको हमको फिगर में साफ दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये देखो, ये बीम है, दिख रही है बीम, ये हमारा प्लो शाफ्ट है, ठीक है, ये पूरा प्लो शाफ्ट है, ये जो है ये ये पूरा प्लो शाफ्ट है ना, और ये बीम है जो कि एनिमल्स के नेक में है, और ये जो है प्लो शेयर है जो कि आयरन का बना है, जो कटिंग के काम आता है, ठीक है। ये नीचे जो मिट्टी को कट कर रहा है, सॉइल को क्या कहते हैं उसको, टर्न कर रहा है ना, है ना।
तो ये हमारा जो है दिस इज द प्लो, ठीक है, हमारा प्लो का डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। चले अब आगे बढ़े, ठीक है। अब दूसरा जो एग्रीकल्चरल टूल था दैट इज हो, ठीक है। अब हो क्या है, हो रिमूव्स वीड्स एंड लूजन्स सॉइल। इसका जो पर्पस है ये वीड्स को रिमूव करता है, जो एक्स्ट्रा प्लांट्स जो है क्रॉप्स ग्रो कर जाते हैं उनको वीड्स कहते हैं, उसका रिमूवल का काम होता है इसका, और सॉइल को लूजन करने का काम होता है, ठीक है। अब इसका डिजाइन मतलब किसका बना होता है, लॉन्ग वुडन और आयरन रॉड, लॉन्ग वुडन और आयरन रॉड का बना होता है, विद ब्रॉड कर्व्ड आयरन ब्लेड एट वन एंड, ठीक है, और चौड़ा सा मुड़ा हुआ कर्व हुआ हुआ आयरन का ब्लेड दूसरे एंड पे होता है इसके, ठीक है। इसका क्या कैसे इसको काम मतलब इसको काम में कैसे होता है, कैसे ऑपरेट होता है, ये एनिमल्स इसको पुल करते हैं, यानी कि जानवर इसको पुल करते हैं, जैसे कि बुल्स हो गए, बैल हो गए, हॉर्सेस एक्सेट्रा। और फंक्शन क्या काम करता है, ब्लेड जो है इसका, ये जो कर्व्ड आयरन ब्लेड होता है, दैट कट्स एंड टर्न द सॉइल फॉर कल्टीवेशन, ये सॉइल को कट और टर्न करती है कल्टीवेशन करे, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है, सॉइल को लूजन करना और वीड्स को हटाना, ठीक है। अब तीसरा जो टूल है दैट इज कॉल्ड एज कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर जो है नाउ डेज स्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर। पहले जो है प्लो और हो यूज होता था, ठीक है, क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, सॉइल को लूजन करने के लिए और टर्न करने के लिए, ठीक है, और वीड्स के रिमूवल के लिए आजकल जो है कल्टीवेटर यूज हो रहा है, ठीक है। अब नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाई ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। ये कल्टीवेटर जो है इसको पुल करने के लिए ट्रैक्टर हम यूज करते हैं, द यूज ऑफ कल्टीवेटर। अब ये जो कल्टीवेटर जो है पूरा अब प्लो क्या नाम है, जो हमारा जो है हल है, जो प्लो है, और जो हमारा ये है क्या कहते हैं उसको हो है, इसको तो एनिमल्स को ऑपरेट करते हैं, लेकिन कल्टीवेटर को ट्रैक्टर यानी मशीन इसको ऑपरेट करती है। तो क्या हमारा लेबर और टाइम दोनों सेव करता है, ठीक है। इट इज ड्रिवन बाई ट्रैक्टर, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये देख लिए ये हो है, ठीक है, इसमें ये बेंट ब्लेड है, कर्व बेंट ब्लेड है, ठीक है, आयरन का, जो कि कटिंग और टर्निंग में काम आता है, ठीक है। ये रॉड है, ये बीम्स है जो एनिमल के उसमें रहती है नेक में, ये हैंडल और ग्रिप, ठीक है। और ये हमारा जो है दिस इज द कल्टीवेटर, ये कल्टीवेटर है, ठीक है। ये हमारा ये देखेंगे ये कल्टीवेटर है जो कि ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ है, ठीक है। चले अगले साइड में चले, समझे, ये है कल्टीवेटर, ये कल्टीवेटर है, दिस इज द कल्टीवेटर, ये जो दिखा रहा है, और ये हमारा जो हुआ है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 1.4, पॉइंट नंबर 1.4 दैट इज सोइंग। तो ये हमारा 1.4 है दैट इज सोइंग। इसमें क्या है, सोइंग मतलब सीड्स का बोना, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो टॉपिक है इसमें सेलेक्टिंग हाई क्वालिटी सीड, हाई क्वालिटी हेल्दी सीड्स इज क्रूशियल फॉर मैक्सिमाइजिंग क्रॉप यील्ड। यानी हमारे जो अगर सीड की क्वालिटी को अगर हम हाई क्वालिटी सीड्स लें और हेल्दी सीड्स लें तो हमारी जो क्रॉप की जो कैपेसिटी है, मतलब क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, मतलब अच्छी क्वालिटी का मैक्सिमम बनेगा, मैक्सिमम हमको क्रॉप की प्रोडक्शन मिलेगी अगर हमारी सीड्स की क्वालिटी हाई और हेल्दी हुई, ठीक है। अब उसको कैसे चेक करें कि हमारी सीड्स जो अच्छी क्वालिटी के हैं और हेल्दी है, ख़राब क्वालिटी के नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और क्रूशियल फैक्टर है हमारी जो क्रॉप की प्रोडक्शन का मैक्सिमाइज करने का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन क्रॉप की हो। उसको चेक करने के लिए जो हमने एक एक्टिविटी की कि हमने वीट सीड्स को वाटर में सबमर्ज कर दिया, यानी कि वीट सीड लिए और हमने उसको पानी में डुबो दिया। तो डैमेज सीड्स जो है यानी जो खराब सीड है वो फ्लोट करते हैं, मतलब तैरते हैं। क्यों? ड्यू टू हॉलो इंटीरियर्स, क्योंकि वो अंदर से खोखले होते हैं, खराब होते हैं, तो वो लाइट होते हैं तो वो तैरते हैं। और जो हेल्दी वंस, वाइल द हेल्दी वंस यानी जो अच्छे हेल्दी सीड्स होते हैं वो सिंक मतलब डूब जाते हैं। तो जो सीड्स डूब गए वो हेल्दी है और जो तैर रहे हैं वो खराब है। तो इससे हमने सीड्स का सेपरेशन कर दिया। तो प्रॉपर सोइंग टूल्स आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर इफेक्टिव प्लांटिंग, यानी पौधे या क्रॉप प्लांटिंग के लिए प्रॉपर सोइंग टूल्स भी यानी बोने वाले टूल्स भी होने चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हमारे क्रॉप की प्लांटिंग जो है ठीक ठीक हो। अब ट्रेडिशनल टूल्स जो सोइंग टूल्स हैं, मतलब जिससे हम क्रॉप बीजों को बोते हैं, ट्रेडिशनल टूल्स क्या यूज़ होते थे? जो ट्रेडिशनल टूल्स थे फॉर सोइंग टूल्स से यूज़ ए फनल शेप डिज़ाइन,
उसमें जैसे ये फनल नहीं होता, फनल, ये आपने देखा होगा फनल, ये फनल शेप का डिज़ाइन होता था ट्रेडिशनल टूल्स में, ठीक है, शेप डिज़ाइन टू डायरेक्ट सीड्स थ्रू द हॉलो पाइप। ये सीड्स जो है इसमें थ्रू डालते थे, ये सीड्स डाल दिए इसमें, और ये हॉलो पाइप के थ्रू सीड्स जो है डायरेक्ट हो जाते थे विद द शार्प पॉइंटेड एंड्स दैट पियर्स द सॉइल एंड डिपॉजिट। जैसे ये सॉइल है, ठीक है, ये पूरी सॉइल है, ये फनल लगा दिया, यहाँ से सीड डाल दिया और ये सीधा सॉइल के अंदर चले गए, ठीक है। सो शार्प पॉइंटेड एंड्स दैट पियर्स मतलब सॉइल के अंदर घुस जाते थे और सीड को वहाँ पर डिपॉजिट कर देते, ठीक है। तो ट्रेडिशनल जो है, ट्रेडिशनली मतलब पुराने टाइम पे हम यही टूल यूज़ करते थे सीड्स की सोइंग के लिए, ठीक है। अब आजकल जो है मॉडर्न सीड ड्रिल्स, आजकल जो सीड ड्रिल्स है, मॉडर्न सीड ड्रिल्स अटैच टू द ट्रैक्टर्स। जो मॉडर्न सीड ड्रिल्स है ये ट्रैक्टर के साथ अटैच कर दी जाती है सीड्स को सो करने के लिए, सीड्स को बोने के लिए, यूनिफॉर्मली एट कंसिस्टेंट डेप्थ एंड डिस्टेंस। सीड्स जो है यूनिफॉर्मली मतलब उनका जो जितने डेप्थ में बोई जाती है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, नहीं कुछ ऊपर बो दिए कुछ नीचे बो दिए, डेप्थ यूनिफॉर्म होनी चाहिए और बीच का डिस्टेंस भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, जिससे कि उनको जो है जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी वाटर है, जो भी उनको रिक्वायरमेंट है उनकी जो है भरपूर सिमिलर तरीके से पूरी हो। उसके लिए जो है जो मॉडर्न सीड ड्रिल्स है उसको ट्रैक्टर के साथ अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। दे कवर सीड्स विद सॉइल, और वो सीड्स को सॉइल से कवर कर देते हैं, ढक देते हैं, जिससे कि वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, किससे कि बर्ड्स उनको खा ना जाए, डैमेज ना कर दे, और इससे हमारा टाइम और लेबर दोनों सेव हो जाता है, ठीक है। टाइम और लेबर सेव हो जाता है क्योंकि ये सारा काम जो है मशीन मॉडर्न ट्रैक्टर्स जो है मदद कर देते हैं जिनमें सीड सोइंग के अटैचमेंट्स होते हैं, ठीक है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रॉपर सीड स्पेसिंग प्रिवेंट्स, अगर हम स्पीड स्पेसिंग को प्रॉपर करें डेप्थ वाइज और डिस्टेंस वाइज तो ओवर क्राउडिंग, मतलब आप अगर हमने स्पीड स्पेसिंग कम कर दी आसपास ही बहुत ज़्यादा प्लांट ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। तो ओवर क्राउडिंग जैसे कि बिल्कुल बिच्चा पैदा ना हो, तो ये जो स्पीड से स्पेसिंग अगर प्रॉपर होगी तो ओवर क्राउडिंग जो है नहीं होगी, और ये इंश्योर करती है कि एडिक्वेट एक्सेस ऑफ सनलाइट, मतलब सनलाइट भी भरपूर सबको मिलेगी, वाटर भी भरपूर मिलेगा, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी सबको भरपूर मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। समटाइम्स रिमूविंग एक्सेस प्लांट्स में बी रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, कभी कभार हमको एक्सेस प्लांट्स जो है उनको रिमूव करना पड़ता है जिससे कि हम ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट कर पाए, ठीक है। तो ओवर क्राउडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए? इन ऑर्डर टू इंश्योर एक्सेस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड सॉइल न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट क्वांटिटी टू ऑल द प्लांट्स। अगर हम एक ही जगह में कई प्लांट्स ग्रो को कर देंगे, उनकी स्पेसिंग कम कर देंगे तो आपस में कम्पीट करेंगे इन सब चीज़ों के लिए, तो इसलिए हमको प्रॉपर स्पेसिंग रखनी जरूरी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स आर ग्रोन इन स्मॉल बैग्स इन नर्सरीज टू प्रोवाइड ए कंट्रोल्ड प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट फॉर यंग सीडलिंग्स, ठीक है। प्लांट्स हैं उनको ग्रो किया जाता है स्मॉल बैग्स में, छोटे बैग्स में, नर्सरीज में, ठीक है, टू प्रोवाइड कंट्रोल्ड प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। एक प्रोटेक्टेड और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है नर्सरीज में जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है स्मॉल बैग्स में, छोटे बैग्स में, ठीक है, ठीक है, फॉर यंग सीडलिंग्स, छोटे छोटे सीड्स के सीडलिंग्स जो होते हैं उसके लिए। दिस मेथड्स ऑफर सेवरल बेनिफिट्स। ये जो नर्सरीज में ये जो मेथड है जिसमें इनको ग्रो किया जाता है इसके कई बेनिफिट्स होते हैं। एक तो प्रोटेक्शन एंड एफिशिएंट रिसोर्स यूज, एक तो प्रोटेक्शन मिल जाता है, स्मॉल बैग्स जो है ये छोटे बैग्स हैं इनको बचाते हैं, शील्ड करते हैं फ्रेजाइल रूट्स को, जो रूट्स बिल्कुल कोमल और फ्रेजाइल होती हैं उनको ये शील्ड यानी बचाते हैं। एंड शूट्स फ्रॉम पेस्ट, यानी जो कीड़े मकोड़ों से, पेस्ट से उसको उनको ये जो स्मॉल बैग्स हैं फ्रेजाइल रूट्स को और शूट्स को बचाते हैं। हार्श वेदर कंडीशन, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट वेदर कंडीशन से और वीड से भी ड्यूरिंग अर्ली ग्रोथ स्टेज में ये इसको बचाते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, जो रिसोर्स का एफिशिएंट है, मतलब रिसोर्स को वेस्ट न करना। नर्सरीज अलाउ प्रिसाइज मैनेजमेंट ऑफ वाटर, यानी वाटर का जो मैनेजमेंट है, जो फील्ड्स में मतलब अनलिमिटेड वाटर यूज़ हो रहा है, ख़राब हो रहा है, और न्यूट्रिएंट्स का जो मैनेजमेंट है, ठीक है, और सनलाइट का जो मैनेजमेंट है, ये बिल्कुल प्रॉपर और प्रिसाइज वे में होता है, वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, बिल्कुल सही होता है, ठीक है। जिससे कि ये इंश्योर करता है हेल्दी सीडलिंग इन डेवलपमेंट, क्योंकि सीडलिंग डेवलपमेंट जो है हेल्दी और बेटर होता है, ठीक है। तो ये नर्सरीज का फ़ायदा होता है कि प्रोटेक्शन और एफिशिएंट रिसोर्स यूसेज ये जो है ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो फायदा है इसका, ट्रांसप्लांटिंग रेजिडेंस, यानी
प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसप्लांट करना। सीडलिंग्स लाइक पैडी राइस ग्रो इन बैग्स। ये जब पैडी राइस के जो सीडलिंग्स हैं ये बैग्स में ग्रो करते हैं, तो इनके रूट्स जो है डेवलप स्ट्रॉन्ग रूट्स, बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छे हो जाते हैं, मेकिंग देम इजियर टू ट्रांसप्लांट टू फील्ड विदाउट डैमेज, जिससे कि वो फील्ड में फिर इसके बाद बैग से फील्ड में इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, उनको मतलब डैमेज खराब नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए जो है ये ट्रांसप्लांटिंग भी नर्सरीज में, क्योंकि बैग्स में वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, फिर जब से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो उनको फील्ड में ट्रांसफर करना भी आसान होता है, और ग्रोथ भी उनकी यूनिफॉर्म रहती है। किसी की कम ग्रोथ, किसी की ज़्यादा ग्रोथ ड्यू टू डिफरेंट कंडीशंस वो नहीं होती, यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है। सीड्स सोन इन नर्सरीज जर्मिनेट अंडर आइडियल कंडीशन। जो सीड्स जो है नर्सरी में सो होते हैं और ग्रो होते हैं प्लांट्स, वो आइडियल कंडीशन, बिल्कुल ठीक कंडीशन में जर्मिनेट होते हैं, जिससे कि प्रोड्यूसिंग स्टर्डी यूनिफॉर्म सीडलिंग, जैसे कि अच्छा स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म सीडलिंग निकलता है, और क्रॉप ग्रोथ भी कंसिस्टेंट, मतलब क्रॉप ग्रोथ भी ठीक ठाक यूनिफॉर्मली होती है। ठीक है, इसके बाद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, स्पेस जो है ढंग से यूज़ करते हैं। जैसे स्मॉल बैग सेव स्पेस इन नर्सरी, जो स्मॉल बैग्स है नर्सरी में एक तो स्पेस को सेव करते हैं, जिससे कि एनेबलिंग मास प्रोडक्शन ऑफ सीडलिंग, जिससे सीडलिंग का काफ़ी ज़्यादा यानी मास प्रोडक्शन हो पाता है। ठीक है, फॉर लार्ज स्केल प्लांटिंग, जैसे कि लार्ज स्केल प्लांटिंग, बहुत ज़्यादा प्लांट आराम से एक जगह लगाए जा सकते हैं। ये किसके लिए होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट के लिए, फार्म्स के लिए या गार्डन्स के लिए। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल भी है, पैडी फार्मर्स ग्रो सीडलिंग इन नर्सरीज फॉर 3 to 4 वीक्स। जो पैडी फार्मर्स हैं वो सीडलिंग को नर्सरीज में ग्रो करते हैं 3 से 4 वीक के लिए, बिफोर ट्रांसप्लांटिंग देम टू फ्लडेड फील्ड। उनको ट्रांसप्लांट मतलब नर्सरी से फील्ड में ट्रांसप्लांट करने से पहले वो 3 से 4 हफ्ते तक उनको नर्सरीज में रखते हैं। अब फ्लडेड फील्ड मतलब वो पानी से, क्योंकि पैडी राइस के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, इसलिए रेनी सीजन में ग्रो होते हैं, तुमको पहले पता है। तो फ्लडेड मतलब पानी से भरे होते हैं। दिस इंश्योर मतलब ये इंश्योर करता है रैपिड एंड इवन ग्रोथ एंड हायर यील्ड्स। इससे रैपिड मतलब बहुत फास्ट और इवन बराबर ग्रोथ होती है, और हमारा जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हायर मिलता है कंपेयर टू डायरेक्ट सोइंग। अगर हम उसको डायरेक्ट सोइंग मतलब डायरेक्ट उसने फील्ड में ग्रो कर दी, उससे अगर कंपेयर किया जाए तो। सिमिलरली नर्सरीज नर्चर फॉरेस्ट और फ्लावरिंग प्लांट। इसी प्रकार नर्सरी जो है फॉरेस्ट में भी जो ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं, और फ्लावरिंग जो गार्डन में ग्रो होने प्लांट्स हैं, तो उनको नर्चर मतलब उनको सहायता करती है अंटिल दे आर रोबस्ट एनफ टू थ्राइव आउटडोर्स। तब तक उनको सहायता करती है या सपोर्ट करती है जब तक कि वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट बड़े नहीं हो जाते, जिससे कि वो नॉर्मल वेदर कंडीशंस में, एक्सटर्नल वेदर कंडीशन में सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा 1.4 सोइंग का। इसके बाद है 1.5, दैट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब ये एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर सॉइल में, ये अगला वो है। सबसे पहले हमने प्रेपरेशन ऑफ सॉइल देखा, फिर हमने 1.4 में हमने सोइंग देखा, अब 1.5 में सॉइल को ऐड कर रहे हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर से। ठीक है, अब जैसे सॉइल है, सॉइल प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ। सॉइल जो है प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोवाइड करती है, मतलब देती है। कंटिन्यूस क्रॉप कल्टीवेशन डिप्लीट्स दीज न्यूट्रिएंट्स। लगातार जो है हम क्रॉप को अगर ग्रो करें सॉइल में, तो वो जो है न्यूट्रिएंट्स को डिप्लीट यानी धीरे धीरे अपने अंदर ले लेते हैं प्लांट्स क्रॉप, तो ये कम हो जाते हैं सॉइल में। ठीक है, डिप्लीट्स द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल नेसेसिटेटिंग रिप्लेसमेंट थ्रू मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर एडिशन। अब इससे क्या होता है, जब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम हो जाए तो उनको फिर से रिप्लेनिश करना पड़ता है, मतलब उसको रिफिल करना पड़ता है, तो ये जरूरी हो जाता है, वरना हमारी क्रॉप की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो इसके लिए जो है ये कैसे करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ मैन्योरिंग और फर्टिलाइजर के एडिशन। ठीक है, मैन्योर एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इज प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिंग प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो मैन्योर है या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, मैन्योर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, जब प्लांट और एनिमल वेस्ट जो है डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एनिमल जब ये डिकम्पोज होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, तो ये जो है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज करता है, उसको मैन्योर कहते हैं। ठीक है, फार्मर्स ऑफन यूज पिट्स फॉर डिकम्पोजिशन। तो ये जो डिकम्पोजिशन के लिए जो कि नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का, प्लांट्स और एनिमल्स का, इसके लिए फार्मर्स जो है, किसान जो है पिट्स को यूज करते हैं। एंड मेथड्स लाइक वर्मी कंपोस्टिंग, और उसको फास्टन करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए
वर्मी कंपोस्टिंग मेथड जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लर्न अर्लियर, तो ये इसका भी मेथड यूज करते हैं टू एनहेंस दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस मतलब मैन्योरिंग के प्रोसेस को एनहेंस करने के लिए। प्रॉपर मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर एडिशन इंश्योर्स हेल्दी ग्रोथ। इससे क्या हमारी जो फसल है वो हेल्दी होती है, वाइल इनएफिशिएंट यूज लीड्स टू वीक प्लांट्स। और अगर हमको मैन्योरिंग या उसको मैन्योर या फर्टिलाइजर एडिशन ढंग से ना करें, उससे हमारे प्लांट्स जो है या क्रॉप्स जो है काफ़ी वीक होती है। ठीक है, अब हमारी जो पहली एक्टिविटी हम कर चुके हैं, अब एक्टिविटी 1.2 दूसरी एक्टिविटी है, हम मूंग या ग्राम सीड्स लेते हैं और उनको जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग, और इक्वल साइज बराबर साइज के सीडलिंग लेते हैं और 3 सेटअप प्रिपेयर करते हैं, ए बी और सी, जिनमें सॉइल्स में कुछ एडिटिव्स डालते हैं। ठीक है, तब इसमें 3 सेटअप्स में सॉइल एडिटिव्स के साथ क्या क्या है और वो प्लांट के ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करते हैं, उसको हम इस एक्टिविटी में एक्टिविटी नंबर 1.2 में देखेंगे। तो सेटअप ए में जो सॉइल है उसमें जो हमने ऐड किया दैट इज मैन्योर, काउ डंग। ठीक है ना, मैन्योर दैट इज एन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ठीक है ना, मैन्योर इज ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है। अब जो सेकेंड सॉइल एडिटिव है सेटअप बी में, सॉइल में हमने यूरिया डाला, दैट इज ए केमिकल फर्टिलाइजर विच इज रिच इन नाइट्रोजन। एक केमिकल फर्टिलाइजर है यूरिया जो कि नाइट्रोजन में रिच है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें नाइट्रोजन की मात्रा है। अब तीसरा जो सेटअप है सेटअप सी है, उसमें हमने केवल प्लेन सॉइल लिया, इसमें जो है हमने कोई एडिटिव्स कुछ भी नहीं डाला। तो हमने ये 3 सेटअप लिए, सॉइल्स में कुछ एडिटिव्स डाले और तीसरे में कोई एडिटिव नहीं डाला, सेटअप सी में। अब देखेंगे ये प्लांट की ग्रोथ को कैसे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगले स्लाइड में चलते हैं। इसमें क्या है, हमने क्या ऑब्जर्व करते हैं, इसमें हम ये ऑब्जर्व करते हैं ग्रोथ रेट डिफरेंसेस आफ्टर 7 to 10 डेज, यानी 7 से 10 दिन के बाद जो हमारे क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है उसकी ग्रोथ रेट में। तो क्या है आउटकम्स है, एक्सपेक्टेड आउटकम्स। जो ए है जिसमें मैन्योर है, सेटअप ए जिसमें मैन्योर है, और बी जिसमें यूरिया है, शोज बेटर ग्रोथ देन सी। उसमें ग्रोथ जो है क्रॉप्स की बेटर दिखती है देन सी। यानी हम ऐड करते हैं यूरिया को, फर्टिलाइजर को या मैन्योर को, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को, तो उस समय हमारी ग्रोथ बेटर दिखती है जब हम सॉइल में कोई एडिटिव ऐड नहीं करते। बट बी फर्टिलाइजर जिसमें, और जो हम दूसरी चीज़ क्या ऑब्जर्वेशन है, जो बी वाला है जिसमें हमने यूरिया डाला है, जो फर्टिलाइजर है, मे इनिशियली ग्रो फास्टर, ये स्टार्टिंग में थोड़ा फास्टर ग्रो कर सकता है ड्यू टू कंसनट्रेटेड न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स जो है बिल्कुल कंसनट्रेटेड है, भारी मात्रा में। ठीक है, फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, ये फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, जैसे यूरिया है, ये फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। सब एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर, कुछ एग्जांपल्स है फर्टिलाइजर्स के, वो है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये सारे फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल्स हैं जो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब अगर हम कंपेयर करें मैन्योर वर्सेस फर्टिलाइजर का, ठीक है, तो क्या होगा, मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। ये क्या करता है, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। जो वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी सॉइल की, मतलब पानी कितना ठहर पाता है सॉइल में, उसको भी वो इम्प्रूव करता है। तो इससे फायदा क्या होता है, सीड जर्मिनेशन और क्रॉप में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसकी एक्टिविटी को एनहेंस करते हैं और उसके ग्रोथ को भी एनहेंस करते हैं। ठीक है, तो वाटर रिटेंशन भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी एनहेंस करता है। और स्लोली रिलीजेस न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स को धीरे धीरे करके सॉइल में रिलीज करता रहता है, जिससे कि हमारे प्लांट्स को नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स मिल जाए और वो अच्छा ग्रो करता है। ये जो है मैन्योर का वो है। ठीक है, अब फर्टिलाइजर जो केमिकल है, फर्टिलाइजर है केमिकल्स, उसका क्या वो है, उसमें प्रोवाइड क्विक न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल फास्ट, बहुत जल्दी तरीके से न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यूरिया फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, बट डिग्रेड्स द सॉइल, लेकिन ये सॉइल की क्वालिटी को, ठीक है, उसकी क्वालिटी को धीरे धीरे डिग्रेड मतलब खराब करते हैं। और ऑल्सो पोल्यूट वाटर इफ ओवर यूज, अगर ये ज़्यादा मात्रा में यूज़ करिए तो वाटर को भी ये पोल्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है मैन्योर फर्टिलाइजर में कंपैरिजन। ठीक है, अब चलिए अगली साइड में चलते हैं, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स। तो जिससे कि हमारे क्रॉप का प्रोडक्टिविटी हेल्थ अच्छी रहे, तो उसके लिए हमारे जो अल्टरनेटिव और क्या तरीके हैं जिसको हम अपना सकते हैं। एक तो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब अल्टरनेटिंग क्रॉप्स, मतलब एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप, डिफरेंट टाइप की क्रॉप लगाना। वही बार बार क्रॉप लगाएंगे तो दैट इज़ नॉट राइट।
अल्टरनेटिंग मतलब एक क्रॉप का दूसरी अलग प्रकार की क्रॉप, फिर से तीसरी अलग प्रकार की क्रॉप, फिर चौथी अलग प्रकार की क्रॉप, या एक क्रॉप का दूसरी क्रॉप अल्टरनेट करना, जैसे कि जिसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन, ठीक है, कॉल्ड अल्टरनेटिंग क्रॉप। जैसे कि लेग्यूम्स फॉलोड बाय व्हीट, मतलब लेग्यूमिनस प्लांट को हमने ग्रो किया और उसके बाद व्हीट को हमारी जो फील्ड है उसमें ग्रो किया। तो उससे क्या, लेग्यूमिनस प्लांट जो है उसमें रेजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा इंप्रूव करते हैं। अब इसके बाद जो, क्योंकि सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा एक्सेस हो जाती है तो व्हीट प्लांट इसको इजीली ले पाता है, ठीक है। देखिए रेजोबियम बैक्टीरिया फाउंड इन लेग्यूमिनस रूट्स फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो लेग्यूमिनस प्लांट में रेजोबियम बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में होता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और फर्टिलाइजर डिपेंडेंसी को कम करता है। क्योंकि जब नाइट्रोजन एक्सेस मात्रा में हो जाएगा उसको यूरिया से फर्टिलाइजर को सॉइल को नाइट्रोजन लेने की जरूरत नहीं होगी, वो नेचुरली उसमें नाइट्रोजन आ जाएगा। और वीट प्लांट लेग्यूमिनस प्लांट के ग्रो करने के बाद अगली बार फिर से लेग्यूमिनस क्लोन नहीं करेंगे, या वीट के बाद फिर से वीट ग्रो नहीं करेंगे, वीट प्लांट उस नाइट्रोजन को आराम से ले पाएगा। तो इसको कहते हैं सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। चलिए अब अगली साइड में चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन, मतलब फर्टिलाइजर मैन्योर के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या क्या है फर्टिलाइजर और मैन्योर में। तो फर्टिलाइजर जो है इट इज मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये मैन मेड आदमी द्वारा बनाया गया इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, जबकि मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। जो कि मैन्योर है ये एक नेचुरल, मतलब नेचुरली बना है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करते हैं कैटल की डंग को या डेड रिमेन्स को और प्लांट्स के रेसिड्यूज को, ठीक है, सेम बना है, नेचुरली बना है। फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, ये फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है। मैन्योर जो है ये प्रिपेयर होता है फील्ड्स में, पिट्स में वगैरह में, ठीक है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, फर्टिलाइजर जो है सॉइल को कोई ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता, जबकि मैन्योर जो है प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, सॉइल को काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स जो है बहुत रिच होते हैं प्लांट के न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम, जबकि मैन्योर जो है रिलेटिवली लेस रिच होते हैं प्लांट के न्यूट्रिएंट्स में। तो ये सारे जो है डिफरेंस है बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, यानी कि मैन्योर के क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर ऑर्गेनिक भी होता है क्योंकि ये प्लांट्स और एनिमल से बनता है, तो ये जो है इट इज़ कंसिडर्ड, ये माना जाता है कि ये बेटर है, बढ़िया है एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर। क्यों? बिकॉज इट एनहेंसेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को ये इम्प्रूव या बढ़ाता है। इट मेक्स सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। इस सॉइल को पोरस, जैसे स्पॉन्ज होता है ना पोरस, इसमें हवा इजीली अंदर बाहर जा सकती है, स्क्वीज हो सकता है, तो ये सॉइल को पोरस बना देता है जिससे कि गैसेस का एक्सचेंज ईजी हो जाता है, प्लांट्स आराम से रेस्पिरेट कर पाते हैं, ठीक है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, ये नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को, क्योंकि प्लांट्स के लिए फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, उनको ये इंक्रीज करता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और सॉइल के टेक्सचर को भी ये इम्प्रूव करता है। तो ये सारी एडवांटेजेस हैं मैन्योर का फर्टिलाइजर के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला हमारा जो स्लाइड है दैट इज इरिगेशन। तो इरिगेशन में वाटर इज वाइटल फॉर प्लांट ग्रोथ। वाटर जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इट कंप्राइजेज ऑफ 90% ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी प्लांट का 90% स्ट्रक्चर जो है वाटर का ही बना होता है, ठीक है। इट एड्स रूट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स, मतलब रूट्स को हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में, ट्रांसपोर्ट देम थ्रू आउट द प्लांट, और इन न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को प्लांट्स में थ्रू आउट ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। एंड एनेबल सीड जनरेशन, और वाटर इसमें भी सीड जनरेशन में भी हेल्प करता है, और प्रोटेक्ट्स द क्रॉप्स फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हीट, और प्लांट्स को या क्रॉप्स को फ्रॉस्ट और हीट से भी प्रोटेक्ट करता है।
तो वाटर का आपने डिफरेंट मतलब पर्पस देखे कि 90% ऑफ द प्लांट का स्ट्रक्चर है ना। और प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90% ऑफ प्लांट का स्ट्रक्चर तो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। और एक एड्स करता है रूट को एब्जॉर्प्शन में मिनरल न्यूट्रिएंट्स के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन में भी इनके मिनरल्स के वाटर ही इसको हेल्प करता है, और सीड जनरेशन में भी वाटर हेल्प करता है, और वाटर प्रोटेक्ट भी करता है क्रॉप्स को फ्रॉस्ट से और हीट से। तो रेगुलर इरिगेशन मेंटेन्स सॉइल मॉइस्चर, यानी सिंचाई, यानी पौधों को या क्रॉप्स को पानी देने से सॉइल का जो मॉइस्चर जो है ये मेंटेन रहता है, विद वाटरिंग फ्रिक्वेंसी एडजस्टेड बेस्ड ऑन क्रॉप टाइप, सॉइल एंड सीजन। क्रॉप के टाइप से, क्रॉप सॉइल के टाइप से और सीजन के हिसाब से जो पानी को वाटर क्रॉप्स को पानी देने की फ्रीक्वेंसी है और अमाउंट है वो जो है चेंज या एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, इन समर्स यानी समर्स में इरिगेशन यानी सिंचाई को पानी को ज़्यादा दिया जाता है ड्यू टू एक्सेस या हाई वेपोरेशन फ्रॉम सॉइल एंड लीव्स, क्योंकि इवेपोरेशन जो है वाटर का ज़्यादा हो जाता है मिट्टी से और लीव्स से, प्लांट के लीव्स से, इसलिए समर्स में इरिगेशन ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, अब इरिगेशन क्या होता है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड एज इरिगेशन। यानी अगर हम क्रॉप्स को पानी सप्लाई करें रेगुलर इंटरवल्स में तो उसको इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, अब सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, यानी हम पानी इसको जो सप्लाई ऑफ वाटर कहाँ से देते हैं, क्या क्या उसके सोर्स हैं? दे आर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन ऑफ या सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर, जो वाटर हमें चाहिए होता है इरिगेशन के लिए उसके क्या क्या सोर्स है? वेल से, कुओं से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, डैम से, कैनाल से, ये सारे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है। ठीक है, यानी सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन है ये सारे जो। अब इसके बाद जो ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड्स, पुराने टाइम में लोग कैसे कैसे इरिगेशन यानी वाटर को सप्लाई करते थे। ठीक है, तो ये है इसके एग्जांपल क्या? मोट, मोट यानी पुली सिस्टम, चेन पंप सिस्टम, देखली और राहत। इन जो पुराने जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे ये सारे जो है ये थे, जैसे मोट या पुली सिस्टम, ठीक है, चेन पंप सिस्टम, ढेकली, राहत, इसके थ्रू जो है क्रॉप्स को ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड जो है पानी सप्लाई करते थे। यूज ऑफ मैनुअल लेबर, मतलब मैनुअली भी जो है जैसे कैटल्स के थ्रू, और आदमी मैनुअल लेबर भी जो है वाटर को लिफ्ट करके वेल से, लेक से और कैनाल से उनको पानी सप्लाई करते थे। दो, कॉस्ट इफेक्टिव, यानी ये सस्ते तो होते थे, कॉस्ट इफेक्टिव तो थे, बट लेकिन ये इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, ये जो पुराने ओल्डर ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड थे। ठीक है, अब जो मॉडर्न इरिगेशन मेथड है, जो मॉडर्न आजकल जो इरिगेशन यूज़ हो रहा है, मेथड यूज़ हो रहा है, ये बेसिकली किस पे रिलाई करते हैं? पंप्स में निर्भर करते हैं, जो कि पंप्स किससे पावर होते हैं? डीजल से या बायोगैस से या इलेक्ट्रिसिटी से या सोलर से। जो पंप को पावर करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी आपको डीजल से, बायोगैस से, इलेक्ट्रिसिटी से या सोलर से मिल जाती है। ठीक है, फॉर बेटर एफिशिएंसी, जिससे कि इसकी एफिशिएंसी जो है, जो इरिगेशन की एफिशिएंसी जो है और एफिशिएंसी जो है बेटर हो जाती है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा कि ये जो ट्रेडिशनल मेथड जैसे मोट, ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये मोट सिस्टम है। ठीक है, इसमें ये आदमी है, ये पानी जो है ऐसे दे रहा है वेल से निकाल के। ये हमारा राहत है, इसमें ये चला रही है, इसे जा रहा है ना, पानी निकल रहा है ऑफिस का, ये जा रहा है। ठीक है, हमारे फार्म्स में। इसके बाद ये जो है क्या कहते हैं उसको, सॉरी, ये जो है चेन पंप है, चेन पंप के थ्रू भी जो है ये हमारा जो है ये चेन पंप है, इसके थ्रू भी जो है ऐसे करके पानी जो है फील्ड्स में जा रहा है। और ये ढेकली है, इसमें भी जो है जो इसके थ्रू जो है पानी जा रहा है, निकाल रहा है, अब इसका ये जो इकट्ठा पानी जो है ये फील्ड्स में दे रहा है। तो ये सारे ओल्ड इनएफिशिएंट सिस्टम है, लेकिन सस्ते तो थे, लेकिन दीज आर ऑल इनएफिशिएंट। ठीक है, अब इसके बाद जो है अब मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम्स क्या है? मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम्स जो है स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, ये दोनों जो है मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम्स है। तो मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम किसमें इसमें फ़ायदा क्या है? दे ऑल्सो कंजर्व वाटर, मतलब वाटर का एफिशिएंट कंजर्वेशन सही तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? पाइप्स विद रोटेटिंग नोजल। स्प्रिंकलर सिस्टम में पाइप्स होते हैं और उसमें रोटेटिंग नोजल्स होती है, जो कि वाटर को स्प्रे करता है प्रेशर से। प्रेशर को स्प्रे करेगा तो दूर तक जाएगा। ठीक है, और वो रेन की तरह फील होता है। उसमें क्या होता है? स्प्रिंकलर सिस्टम में पाइप्स होते हैं, रोटेटिंग नोजल्स होती है, जो वाटर स्प्रे करती है अंडर प्रेशर, और वो रेन की तरह फील होती है। ठीक है, इट इज़ आइडियल
फॉर अनइवन टेरेन, जब टेरेन जो अनइवन हो मतलब बराबर ना ऊपर नीचे हो, तब ये उसकी कंडीशन में ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है। और क्रॉप्स लाइक लॉन्स, कॉफ़ी एंड वेजिटेबल, जो वेजिटेबल की क्रॉप्स है, कॉफ़ीज और लॉन्स टाइप क्रॉप है, उसके लिए फ़ायदेमंद होती है। अब ड्रिप सिस्टम, ड्रिप सिस्टम क्या है? डिलीवर्स वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली टू द प्लांट रूट्स। ड्रिप सिस्टम में ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद जो है पानी डायरेक्टली जो है प्लांट की रूट्स में जाता है। इससे जो है वाटर का जो वेस्टेज है बिल्कुल मिनिमम होता है, मिनिमाइज होता है बिल्कुल। ऑप्टिमल फॉर, ये किसके लिए बिल्कुल बढ़िया होता है? फ्रूट प्लांट्स के लिए, ट्रीज के लिए, गार्डन्स के लिए, और एरिड रीजन मतलब जहाँ पे पानी की बहुत कमी है और जिससे कि वाटर का वेस्टेज मिनिमम करना है, तो वहाँ पे ये बूंद बूंद पानी सीधा रूट्स में दिया जाता है, वहाँ के लिए बहुत ही ज़्यादा सही कारगर है ड्रिप सिस्टम। ठीक है, अब चलिए इसके देखते हैं। देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम है। स्प्रिंकलर सिस्टम में ये हॉरिजॉन्टल पाइप्स है और ये वर्टिकल पाइप्स है। ये देखिए ये वर्टिकल पाइप है और ये सारे हॉरिजॉन्टल पाइप्स है। ठीक है, ये सारे हॉरिजॉन्टल पाइप्स है, ये वाला और ये वाला हॉरिजॉन्टल पाइप है, ये भी हॉरिजॉन्टल पाइप है और ये वर्टिकल पाइप है, ये वर्टिकल पाइप है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पाइप्स होते हैं। और ये पंप है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, किसी से भी डीजल से किसी से भी पावर्ड होगा, इससे जो है पंप के थ्रू जो है जा रहा है पानी हॉरिजॉन्टल पाइप से और फिर वर्टिकल पाइप से, और यहाँ पे ऊपर नोजल है, इससे ये स्प्रिंकल हो रहा है जो कि रेन की तरह फील हो रहा है। दिस इज द स्प्रिंकलर सिस्टम। और ये ड्रिप सिस्टम है, इसमें भी पंप है, इसमें भी पाइप्स के थ्रू जा रहा है और डायरेक्ट जैसे ये हमारा प्लांट है उसके डायरेक्ट रूट्स में जो है ड्रॉप बाई ड्रॉप, हर प्लांट के रूट में ड्रॉप बाई ड्रॉप जा रहा है, तो उसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो आपको फिगर से समझ में आ गया होगा ये। चलिए अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब अगली स्लाइड हमारी है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। दिस इज 1.7 पॉइंट, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स से बचाव करना। चलिए अब देखिए वीड्स क्या होते हैं। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग अलोंग द साइड क्रॉप्स। वीड्स जो है अनवांटेड मतलब जो हम नहीं चाहते प्लांट्स, वो ग्रो हो जाते हैं क्रॉप्स के बगल में, उनको वीड्स कहते हैं। कंपीटिंग फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, लाइट एंड स्पेस, रिड्यूसिंग क्रॉप यील्ड। अब वीड्स जो है अनवांटेड प्लांट्स हैं जो हम नहीं चाहते कि उगे, लेकिन वो उग जाते हैं क्रॉप्स के साथ साथ, और वो क्रॉप के साथ compete करते हैं। मतलब कंपटीशन आपस में होता है किसके लिए? क्योंकि उसी सॉइल में आसपास उगते हैं, तो वाटर भी उनको चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होता है, लाइट भी चाहिए होता है, स्पेस भी चाहिए होता है। और क्योंकि ये बढ़ जाता है आपस में कंपटीशन के थ्रू, तो हमारी क्रॉप की यील्ड जो है कम हो जाती है। तो इसके लिए क्या है? वीडिंग यानी रिमूवल ऑफ वीड्स। रिमूवल ऑफ वीड्स बहुत जरूरी हो जाता है, इट इज क्रूशियल एंड स्पेशली डन बिफोर वीड्स फ्लावर या सीड्स। यानी वीड्स में फ्लावरिंग, वीड्स की फ्लावरिंग और सीडिंग से पहले जो है ये जनरली किया जाता है। ठीक है, जिससे कि हमारा कंपटीशन मिनिमम हो, स्टार्टिंग में ही उनको निकाल दें। ठीक है, अब इसको कैसे किया जाता है? टिलिंग के थ्रू। टिलिंग मतलब अपरूट्स वीड बिफोर सोइंग क्रॉप्स, यानी अब हमारी क्रॉप को बो करने से पहले भी खेत में कुछ वीड्स होंगे, तो उसको निकालने के लिए, उसको मतलब जड़ से निकालने के लिए, जो अनवांटेड प्लांट्स है उसको अपरूट करना मतलब जड़ से निकाल देना वीड्स को क्रॉप के सो करने से पहले। इसके बाद मैनुअल रिमूवल। मैनुअल रिमूवल कैसे? जैसे हमारे टूल्स होते हैं खुरपी और सीड ड्रिल। ठीक है, इसके थ्रू मैनुअली जो है वीड्स को यानी अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करते हैं। और तीसरा जो तरीका है दैट इज वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स के केमिकल्स होते हैं 2,4-D जो है, जैसे कि ये वीडीसाइड है, दीज आर स्प्रेड टू किल वीड्स। इनको स्प्रे किए जाते हैं जिससे कि वीड्स जो है किल हो जाते हैं विदाउट हार्मिंग क्रॉप्स। और हमारी क्रॉप्स जो है हार्म नहीं होती, लेकिन उससे केवल वीड्स ही किल होते हैं। ठीक है, द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड। यानी वीडीसाइड्स को वाटर के साथ, पानी के साथ डाइल्यूट किया जाता है, मतलब उसमें पानी घोल के मिला दिया जाता है, जितना उसमें जरूरी है उतना पानी मिलाया जाता है। ऑफिसकल एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद ए स्प्रेयर। और स्प्रेयर की मदद से उसको फील्ड में स्प्रे किया जाता है वीडीसाइड्स को। ठीक है, अब प्रिकॉशंस, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वीडीसाइड्स को स्प्रे करते समय? फार्मर्स मस्ट वेयर प्रोटेक्टिव गियर। फार्मर्स को प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो है पहनने चाहिए जब हम वीडीसाइड्स को स्प्रे कर रहे हो फील्ड में, जैसे कि क्लोथ ओवर माउथ एंड नोज एंड माउथ। हमको कपड़ा जो है जो नाक में और मुंह में लगाना चाहिए, उसको ढक देना चाहिए नाक और मुंह को, जिससे कि स्प्रेइंग के दौरान, वीडीसाइड्स की स्प्रेइंग के दौरान, जिससे कि वीडीसाइड्स जो है हमारी हेल्थ को हार्म ना कर पाए। अगर वीडीसाइड्स जो है हमारे नाक और मुंह के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर घुस जाएंगे तो हमारी हेल्थ को हार्म करेंगे, इसलिए नाक और मुंह को जो है कपड़े से ढक दो।
अर्ली वीड कंट्रोल इंश्योर्स बेटर क्रॉप ग्रोथ। अगर हम वीड को मतलब अनवांटेड प्लांट्स को जितनी जल्दी कंट्रोल कर लेंगे उतनी ही हमारी जो क्रॉप की ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है। अब देखिए ये आदमी जो है, ये को हमको डायग्राम में दिख रहा है, ये आदमी है, ये फार्मर है, इसने नाक और मुंह ढका हुआ है, ठीक है, क्लोथ से, दिस इज द क्लोथ। और ये जो है वीडीसाइड जो है स्प्रे कर रहा है, अपने स्प्रेइंग वीडीसाइड अपने फार्म में, है ना, फील्ड में, जिससे कि सारे वीड्स अनवांटेड प्लांट्स मर जाए। ठीक है, ये फिगर हमें ये शो करती है। चलिए अब अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या है? हार्वेस्टिंग क्या है? हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग मेच्योर क्रॉप्स। जब हमारी फसल पक जाती है, क्रॉप्स हमारे पक जाते हैं तो उनको कट करते हैं। ठीक है, तो दैट इज द कटिंग प्रोसेस को, मेच्योर क्रॉप्स के कटिंग प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं। इट इज टिपिकली डन आफ्टर 3 to 4 months ऑफ प्लांटिंग। ये जो है 3 से 4 महीने प्लांटिंग के बाद किया जाता है, यूजिंग मैनुअल टूल्स लाइक सिकल्स और मशीन्स लाइक हार्वेस्टर। और ये जो क्रॉप्स को काटने को कैसे काटा जाता है? मैनुअल टूल्स जो कि सिकल्स होते हैं या कि मशीन्स जो कि हार्वेस्टर होते हैं, उसके थ्रू क्रॉप्स को हार्वेस्ट यानी काटा जाता है। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग मतलब समझे क्रॉप्स को काटना, पकी हुई फसल को काटने को हार्वेस्टिंग करते हैं। अब हार्वेस्टिंग के बाद यानी पोस्ट हार्वेस्टिंग, ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम शैफ्स थ्रू थ्रेशिंग। ग्रेन्स को अलग किया जाता है शैफ से थ्रेशिंग के प्रोसेस के। ठीक है, और ये कैसे किया जाता है? डन बाय कंबाइन मशीन। मशीन के थ्रू जो है, कंबाइन मशीन होती है, इसके थ्रू जो है ग्रेन्स को सेपरेट यानी अलग किया जाता है शैफ से। और ट्रेडिशनल वे जो है विनोइंग, ट्रेडिशनली जो है पहले के लोग कैसे करते थे? विनोइंग के थ्रू ग्रेन्स को अलग करते थे शैफ से। फार्मर्स समटाइम बर्न द लेफ्ट ओवर स्टेप्स। और जो ग्रेन्स को आपने अलग कर दिया तो जो लेफ्ट ओवर स्टेप्स होते थे, फार्मर्स जो है कभी कभार उनको जला देते थे, बर्न कर देते थे लेफ्ट ओवर स्टेप्स को। लेकिन उससे क्या होता था? पोल्यूशन जो है हो जाता था और फायर भी होने के चांसेस होते हैं। अब जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है, जैसे कि क्रॉप्स की कटाई का फेस्टिवल है, दैट इज सेलिब्रेटेड, उसको धूमधाम से मनाया जाता है अक्रॉस द इंडिया, पूरे इंडिया में। और ये जॉयफुल मतलब खुशी का सीजन माना जाता है। क्यों? क्योंकि अब फसल कट गई है, उससे आपको पैसे मिलेंगे, आपको खाना पेट भर के मिलेगा, आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी, तो इसको लोग त्यौहार के रूप में मनाते हैं। अब पूरे इंडिया में इसको बहुत, क्योंकि इंडिया जो है क्या कहते हैं, कृषि प्रधान देश है, तो इसको पूरे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा खुशी से मनाया जाता है। ठीक है, जैसे कैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्य, बिहू, इस तरीके से ये मनाए जाते हैं पूरे इंडिया में। रिफ्लेक्ट करता है ग्रेटिट्यूड, दिस रिफ्लेक्ट्स द ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस और कम्युनिटी स्पिरिट, एकजुटता से काम करना और ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस। ठीक है, आफ्टर 3-4 months ऑफ हार्ड वर्क एंड लेबर, यानी 3-4 महीने के बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हार्ड वर्क, मेहनत और लेबर के बाद आपको उसका फल मिला। इसको बहुत ही ज़्यादा लोग किसान खुशी से मनाते हैं। साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, यानी कि अब जब हमको किसान को दिखती है कि उसकी जो फील्ड है, उसका जो खेत है, वो पूरा जो है उस फसल से पूरा भरा हुआ है। ठीक है, जो और उसमें पूरे के पूरे ग्रेन्स है, मतलब पूरा फसल जो है पूरी भरी पड़ी है, तो उसका जो है दिल जो है हार्ट फिल विद जॉय, खुशी से भर जाता है कि अब मैं फसल जो है हमारी काफ़ी अच्छी हुई है, अब इस फसल को काट के अब उसको बाजार में बेच के अच्छे पैसे कमाऊंगा, तो उससे उसका हार्ट दैट फिल्स विद जॉय एंड सेंस ऑफ वेलबींग, कि हाँ भाई उसका जो है आगे अच्छा काम चलेगा। तो दैट इज द इस कारण जो है ये हम किसान लोग जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको शायद। चलिए आगे बढ़े। तो अब हार्वेस्टिंग में देखिए हमने जो बताया था, इसमें ये जो मैनुअल टूल है दैट इज सिकल, और ये कंबाइन है। इसमें जो है कंबाइन में क्या होता है कि एक हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग है ना, पहले काटना और फिर इसके बाद जो है ग्रेन्स को अलग करना, है ना, दोनों हो जाता है, इसलिए इसको कंबाइन कहते हैं, दोनों काम कंबाइन मशीन कहते हैं। और ये मैनुअली जो कर रहे हैं, है ना, थ्रेशिंग का प्रोसेस, हार्वेस्टिंग का जो थ्रेशिंग प्रोसेस है, ग्रेन्स को अलग करना, ये मैनुअली हो रहा है ना, ये देखो ये पड़ा है सॉरी, दैट इज विनोइंग। ठीक है, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद स्टोरेज। अच्छा, और स्टोरेज में क्या है? प्रॉपर स्टोरेज ऑफ हार्वेस्टेड ग्रेन्स। अब हार्वेस्टिंग का स्टोरेज होगी ग्रेन्स की, तो प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए हार्वेस्टेड ग्रेन्स का, इज क्रूशियल टू प्रिवेंट स्पॉइलेज फ्रॉम मॉइस्चर। ठीक है, यानी कि हार्वेस्टिंग के बाद स्टोरेज जो है, यानी ग्रेन्स का जो है, हार्वेस्टेड ग्रेन्स का प्रॉपर स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि वो ख़राब ना हो जाए फ्रॉम मॉइस्चर से,
इंसेक्ट से, रैट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, आपने फसल काट दी, उसको स्टोर करेंगे, अगर उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे तो वो मॉइस्चर से, नमी से, इंसेक्ट से, रैट से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खराब होने के इसके चांसेस होते हैं। खराब हो गए तो कोई फायदा ही नहीं होगा। तो इसलिए ये भी जो 1.9 हमारा जो है पार्ट स्टोरेज का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स कंटेन्स मॉइस्चर, यानी जो नई नई फसल काटी है, हार्वेस्टेड ग्रेन्स जो है, इट कंटेन्स मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर होता है, एंड इट मस्ट बी ड्राइड थोरोली, और उसको बिल्कुल अच्छी तरह सुखाना बहुत ज़रूरी होता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट, जिससे कि उसमें नमी जो है बिल्कुल ना के बराबर या कम से कम हो जाए। और उससे फ़ायदा क्या होगा, विच सेफगार्ड्स इट अगेंस्ट, जिससे कि उसमें जो है अगर नमी कम होगी, इंसेक्ट जो है जनरली जो है, यहाँ नमी वाली एरिया है, पेस्ट है, बैक्टीरिया, फंगी है, जनरली इनको जो है मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए होता है, यानी नमी का इन्वायरमेंट चाहिए होता है। अगर आप जो है फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन से मॉइस्चर बिल्कुल कम कर देंगे तो इसके इन्फेस्टेशन के चांसेस जो है किससे, इंसेक्ट से, पेस्ट से, बैक्टीरिया से और फंगी से कम होंगे। ठीक है, फार्मर्स स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स, फार्मर्स जो है स्टोर करते हैं ग्रेन्स को, अनाज को, जूट बैग्स में और मेटालिक बिन्स में। ठीक है, और वाइल लार्ज स्केल स्टोरेज, लेकिन जब आपको लार्ज सेल मतलब बहुत ही ज़्यादा स्केल में स्टोरेज करना हो तो उस केस में साइलोज और ग्रेनरीज यूज होते हैं। देखो आपको फिगर में देख रहे हैं, साइलोज फॉर स्टोरेज और ग्रेन्स, है ना। ये बड़े बड़े, जैसे इसमें मेटालिक बिन्स तो छोटे से होते हैं, मेटालिक बिन तो ये एक बिन हो गया, इसमें स्टोर कनस्तर हो गया, इसमें स्टोर कर दिया। लेकिन इतना बड़ा जो है मेटालिक बिन या साइलोज को, उसको क्या कहते हैं, साइलो कहते हैं। ठीक है, इतना बड़ा जो वेसल होता है जिसमें ग्रेन स्टोर होते हैं, इसको साइलोस कहते हैं। या ग्रेनरीज में भी ग्रेन स्टोर होते हैं। अब देखो, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स, ये गनी बैग्स में, ये गनी बैग है, ठीक है, रैक्स, इसमें बैग्स में स्टोर होते हैं ग्रेन्स, है ना, है ना। तो जो कि ग्रेनरीज में स्टोर हो गए। ठीक है, एट होम, घर में ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट स्टोर्ड ग्रेन्स, यानी सूखे हुए नीम के पत्ते यूज होते हैं जिससे कि हमारे गेहूं में या हमारे अनाज में कीड़ा ना लगे, उसको यूज करते हैं स्टोर करने के लिए ग्रेन्स को। वेरएस कमर्शियल गोडाउन, जहाँ पे कमर्शियल है, जहाँ पे मतलब हम अनाज को खरीदते बेचते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज या हमारा जो फसल स्टोर होती है, दैट रिक्वायर्स, उसमें रिक्वायर होती है केमिकल ट्रीटमेंट, उसको केमिकल ट्रीटमेंट्स की जरूरत होती है जिससे कि इन्फेस्टेशन ना हो पाए, टू प्रिवेंट इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन किस चीज़ का, इंसेक्ट्स का, रैट्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, बैक्टीरिया, फंगी, है ना, माइक्रो मतलब बैक्टीरिया, इन सब का इन्फेस्टेशन ना हो पाए और हमारे जो हमारे ग्रेन्स है, हमारी जो फसल है हार्वेस्टेड ग्रेन्स है, वो खराब ना हो पाए, इसलिए उसमें केमिकल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। ठीक है, तो ये चलिए अगली साइड चलते हैं। तो हमारा जो है स्टोरेज कंप्लीट हुआ। अब अगला हमारा जो है दैट इज फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब हमें प्लांट्स के साथ, क्रॉप्स के साथ एनिमल से भी फूड मिलता है। लाइक प्लांट्स, प्लांट की तरह एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, यानी प्लांट की तरह एनिमल्स भी हमको अलग अलग प्रकार के फूड्स देते हैं, खाना देता है। मैनी पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज, बहुत से लोग जो कि समुद्र, कोस्टल एरिया मतलब समुद्र तट के पास जो रहते हैं, दे कंज्यूम फिश, उनका स्टेपल फूड मतलब वो ज़्यादातर फिश खाते हैं, और भी चीज़ खाते हैं जैसे प्रॉन्स, क्रैब्स, वो भी खाते हैं, लेकिन मोस्टली फिश खाते हैं एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। उनकी डाइट का, उनके खाने का जो मेजर पार्ट होता है दैट इज़ फिश। एनिमल्स रियर्ड एट होम, जो एनिमल्स हैं उनको जो घर में पालते हैं और इन फार्म्स या फार्म्स में जो पालते हैं, हैव टू बी प्रोवाइडेड, उनको देना पड़ता है हमको प्रॉपर फूड, अच्छा खाना, शेल्टर और केयर, रहने के लिए जगह और केयर देनी चाहिए। जो भी हम एनिमल्स जो है घर में या फार्म्स में पालते हैं उनको हम देते हैं प्रॉपर फूड, खाना, शेल्टर, रहने के लिए जगह और केयर देते हैं। ठीक है, व्हेन दिस इज डन इन लार्ज स्केल, और जब ये चीज़ जो है, ये जो एनिमल्स को पालने के लिए फूड, शेल्टर, केयर लार्ज स्केल में दी जाती है, तो उसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, फिश जो है इज़ ए गुड फॉर हेल्थ, फिश जो है एक अच्छा ऐसा फूड है जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हमको फिश से कॉड लिवर ऑयल जो मिलता है, और ये जो है रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी है, ये विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स है कॉड लिवर ऑयल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो है दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर फॉर क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस फर्स्ट चैप्टर, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।
तो अगर आपको कोई भी चीज़ में समझ में ना आई हो तो यू कैन कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो यू कैन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। इसमें मैंने पूरा चैप्टर आपको इस वीडियो में कंप्लीट समझाया है और इसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड है। और अगर कोई क्वेश्चन कैरेक्टर के बीच से आता है उसको भी आप बड़ी आसानी से इम्प्रूव आंसर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।